नमस्ते सभी को। आज हम लोग तीसरे दिन में पहुंच आए हैं फाइनली, है ना। 3 दिन का ये वर्कशॉप था और बहुत कम टाइम, हालांकि चर्चा तो कुछ हुई नहीं है, मैं ही अपनी तरफ से कह रही हूँ जो भी कह रही हूँ। आज हमने 2 दिन में जो कहा है सबसे पहले उसको रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद जो कल आखिरी बात रखी थी उसको और अच्छे से समझाएंगे और फिर 2 आपको ऐसी बातें बतानी है विच विल बी लाइक, जिसको कहते हैं ना अनुसंधान है, वो इस पूरी मानव जाति के लिए जो अनुसंधान है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो अनुसंधान हुआ है वो आपके सामने रखना है। उसका प्रपोज़ल ही रख पाएंगे। जैसे हर क्लास में आपको लगता है आखिरी में जो मैम मतलब बता रही हैं वो हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, संभावना यही है कि आज भी जो आखिरी में बताऊंगी वो आपको पकड़ में लगेगा कि इसको और सुना जाए, पर वो अगला दिन तो कल आएगा नहीं। तो वो अगला दिन कैसे आएगा ये अब आप लोगों को सोचना है। आप लोग कहोगे तो कमल अंकल कुछ करेंगे, है ना, या आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाना तो हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलो 2 दिन में कौन कौन सी बातों पर ध्यान गया है आपको सिर्फ रिपीट करना है, ठीक है। आप जो भी ध्यान में आए रिपीट करना है, जैसे सोचना शुरू किया है वो रिपीट करना है, कुछ भी वॉट एवर इज़ कमिंग इन योर माइंड, ठीक है। एक एक करके बोलते हैं। लो बेटा, चलो जलज आपसे ही शुरू करेंगे। पहली चीज़, कल जो आपने थोड़ी आखिर में कहा था कि जीव चेतना और मानव चेतना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम जो जी रहे हैं वो जीवों की तरह से जी रहे हैं। तो अब मुझे वो जानना है कि वो माइंडसेट कैसे लाए कि आप मानव चेतना की तरफ हो जाओ और उससे जीने लगो ताकि आपको सुख ही मिले, दुख कम हो जाए या हो ही ना। बहुत बढ़िया, वेल सेड, वेल पुट। हाँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे लास्ट वाला कल हैवी लग रहा था, ये तो मेरे को पता है। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मनी डज नॉट मैटर एनीमोर। हाँ भाई, इस पे तो मैं थोड़ा कहती हूँ। मनी है ना, मनी आज भी कागज़, जैसे अभी वो अपने ये है ना नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी करी थी, तब तो आप छोटे होंगे, आपको याद है ये बात। एकदम से वो नोट बंद हो गए थे 1000 के, है ना, फिर 2000 के आ गए थे, फिर 2000 के बंद भी हो गए, ठीक है। तो आई थिंक 500 और 1000 के नोट बंद किए थे उसने, पुराने वाले, और जो भी था वो कागज़ हो गया। मेरे पास उस समय ना, मैं अपने घर गई हुई थी, तो घर मतलब अपने कानपुर मायके गई हुई थी, तो मैंने कहीं पर है ना ऐसे शेल्फ के ऐसे नीचे रखे होते 4000 रुपये, और मैं 1 महीने तक आई नहीं वो, उसके बाद फिर मैं भूल गई कि मैंने रखे थे, तो वो अभी भी हमारे पास कागज़ के रूप में पड़े हुए हैं। अब उसकी कोई वैल्यू है? वैल्यू है कहाँ पे? कोई खरीद ही नहीं रहा है वो कागज़ को मैं क्या करूँ? कहाँ ले लेती है? तो 3 महीने तक उन्होंने कहा कि अब ले लेना, अब तो हम 3 महीना तो चला गया, उसके बाद जब तक भी समय था वो समय चला गया। अब हमारे पास वो कागज़ हैं, ठीक है, 4000 रुपये नहीं है, कागज़ हैं, लेकिन अब हमने सोचा उसको हम रखे रहेंगे, कभी किसी को दिखाएंगे कि कभी इसका कोई वैल्यू होता था। तो वैल्यू जो है ना बेटा परसेप्शन पे आ रहा है ना। तो अगर हम इसको, हमने भी मान लिया, आपने भी मान लिया कि इसमें ये वैल्यू है, फिर हम वो कागज़ दे देते हैं, लेकिन चाहिए क्या होती है? वस्तु, है ना। जैसे अपने को चाय पीनी है, तो मान लो हमने कहा चाय जो है 50 रुपये की 1 कप है, ठीक, लेकिन ये 50 रुपये उससे तो चाय बनेगी नहीं, कि बनेगी उससे चाय? कागज़ से चाय नहीं बनती ना, वो तो किसी को खेत में चाय की पत्ती उगाना पड़ेगा, चाय का पत्ती को तोड़ना पड़ेगा, मतलब पूरा प्रोसेस होगा, और कुल मिला के एक वस्तु हाथ में आएगी, है ना। तो जो सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सारे के सारे वस्तुएं हैं, और वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अभी मनी जो है ये एक परसीव्ड चीज़ हो गई है। मनी जो है ये परसीव कर लिया ना, कागज़ के नोट में। आप कागज़ का नोट देखोगे तो उसमें लिखा, मैं धारक को 10 रुपये देने का अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। और उसके भी आप एक काम करो, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बताऊँगी, आप देखना। ये मनी वाला एस्पेक्ट अगर आपको खोलना है तो देखिए, एक्चुअली उस कागज़ का भी कोई वैल्यू नहीं। जानते हैं किस चीज़ का वैल्यू है? गोल्ड का।
और ये सारे कंट्रीज़ जो होते हैं ये अपने बड़े जो इनके बैंक्स रहते हैं ना, वर्ल्ड बैंक में उतना ये गोल्ड जमा कराते हैं और गोल्ड को मानते हैं पैसा, समझ रहे हैं। लेकिन क्या गोल्ड मनी है? हाँ यस प्लीज़ है। मैं 1 मिनट इस बात को पूरा कर देती हूँ। लेकिन क्या गोल्ड को आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। जो रियलिटी है वो तो बेटा वस्तुएं ही हैं। ये जितना कुछ है ना, ये सब किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया है और हम उस व्यक्ति के श्रम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मनी। तो अब आप सोचो, चूंकि ये पॉइंट आपको इंटरेस्ट कर रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ और बस 2 ही मिनट और बोलूँगी। इस पॉइंट के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्री सेंड करूँगी, यू सेंड मी योर नंबर, ठीक है? आप देना मेरे को, आप उसको देखो और देखो कितना बड़ा धोखा है। उसके बाद आपको ये बताऊँगी कि सही अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है। वाई डोंट यू वर्क फॉर इट? दैट कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है? तो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है। पैसा जो है, देखो अभी जो है ना एक्सचेंज का मीडियम है, अभी भी चाहिए तो आपको वस्तुएं ही हैं, नहीं चाहिए, सब एक्सचेंज का मीडियम है। और किसका एक्सचेंज कर रहे हो? सभी के श्रम का। एवरीबडी लाइक आपके पापा कुछ करते होंगे कहीं पर, तो उनको कुछ एक नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कुछ नंबर मिल जाता है उनके अकाउंट में। फिर आप हो सकता है ड्राइवर के साथ आते हैं तो ड्राइवर को वो कुछ एक नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपके घर में कोई कुक है उसको एक नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यही तो कर रहे हैं अभी भी यही कर रहे हैं, सिर्फ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? अब नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, और नहीं तो कागज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, यही चल रहा है। मनी अपने आप में तो कोई रियलिटी है नहीं। रियलिटी जो है वो सारी वस्तुएं हैं, ठीक है? पर ये वस्तुओं को समझ करके कैसे उसको एक्सचेंज करना, ये बड़ा काम है। वस्तु का एक्सचेंज नहीं कि ऐसे एक बोतल लेने के लिए मैं 1 किलो गेहूँ दे दूँ, ऐसा वाला ये ओल्ड ट्रेडिशन वाली हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, है ना? और बात को बाद में सुनेंगे, ठीक है जनक सर? तो एक पॉइंट मुझको माइंड में आया, वो ये है कि एक तो पहली बात कि अर्निंग करते हैं हम, ठीक है? पैसा अर्निंग करते हैं हम लोग, मनी अर्निंग करते हैं। So this darshan is speaking of earning people. जैसे कि आज सुबह ही फ़ोन आया, when Shalini was taking the class at 8:30 something like that, we got a call and she couldn't pick up, so I picked up the phone and वो भैया कह रहे थे कि आम तैयार है, आप कब आ रहे हो? मतलब केसर आम जो है भुज में, when we are staying, so भुजोड़ी से फ़ोन आया, वीरम काका if he is watching, तो उसने फ़ोन किया, ठीक है? That when are you coming? He has a farm, he is growing the mangoes, ठीक है? Now he is inviting us to have the mangoes, tree ripe mangoes, ठीक है? जो हम लोग को एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि झाड़ के पके हुए आम को आपको खाने को मिले। No amount of money you will put, you will get this from the market, because market is driven by scarcity. वो लोग ट्रांसपोर्ट को बचाने के लिए कच्चा माल उतार लेते हैं। अब जब ट्री खुद कह रहा है कि मैं इसको पका रहा हूँ, मैं इसको पका रहा हूँ, we just pluck it out. Why? To put the whole thing in one batch, in one transport, in one car or whatever vehicle, van, so that it reaches the market, so that they box it up, and if it is too unripe, we put some वो गैस का कुछ डालते हैं उसके अंदर पकाने के, कार्बाइड पता नहीं। Now imagine the tree is saying that it is not ripe, we are plucking it, right? And then we are putting it in the market and then having value it. And here is a person who is calling us to have tree ripe, so that he is exchanging what with that? He is not going to take money from us. What is there he is exchanging, or what is there he is feeling? So there is a sutra, mankind cannot earn anything less than another mankind. मतलब आदमी की कमाई आदमी से क्या कम होगी? हाँ, आदमी ने अगर आदमी नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। So what we have to earn is people, not money. Yes. That is the secret. Thank you. और अब इतना अच्छा टॉपिक आपने बोल दिया है ना, इस पे मन तो इतना कर रहा है बताने का। ये जो दर्शन कह रहा है, ये वेल्थ जानते हैं क्या? ये 3 एस्पेक्ट में है। बॉडी, ह्यूमन बॉडीज़, है ना? हेल्दी ह्यूमन बॉडीज़, है ना? हेल्दी ह्यूमन माइंडसेट, हेल्दी ह्यूमन माइंडसेट, ये 3 चीज़ें हमको अर्न करनी होती हैं और इसी का हम एक्सचेंज करते हैं। एंड थिंग्स को हम कैसे करते हैं? प्रोडक्शन and giving the access,
जो भी एक्स्ट्रा है ना, एक्सेस, इसकी बात कर रहा है। इसको विस्तार से अगली बार जब मिलेंगे, ठीक है? इस पे पूरा सत्र लेंगे, पूरी एक किताब है। इस किताब जो दर्शन में हम अध्ययन करते हैं ना, जो बात देवराज को बिल्कुल एकदम चिपक गई है जाके, इसको समझाओ। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, साइक्लिक इकोनॉमिक्स, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक्स होगी कि आदमी उसको समझने से, वैसा जीने से, वैसी व्यवस्था खड़ी करने से एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स होगा जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे और गिविंग द एक्सेस आउट करेंगे? तो हर व्यक्ति को, देखो वहाँ पर लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लिखिए, देखिए वहाँ क्या लिखा है, नो पावर्टी एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। ये नीचे लिखा हुआ है, आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जानते हैं किसने लिखा है? यूनिसेफ ने, यूनेस्को इसको लिख रहा है। ये जानते, और इनको ये पता नहीं है होगा कैसे, इनको ये नहीं पता है, समझ रहे हैं? इस बारी हमारी, मैं एक मैगज़ीन निकालती हूँ और उसका नाम है अभिव्यक्ति, ठीक है? और उसमें हमारे में एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, जो 16 आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17, थैंक यू, मुझे नंबर्स का ना एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। तो ये 17 डेवलपमेंट गोल्स में से आप देखो, वहाँ पे मुझे लगता है सब जगह एक एक लिख रखे हैं। नंबर 1 लिखा है नो पावर्टी, और उनको ये पता नहीं है कैसे होगा। ये दर्शन बता रहा है ऐसे होगा, तो सुनिएगा, ठीक है? अभी मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ। अच्छा लाइए अभी माइक, अंकिका, यस। 2 दिन में क्या बात पकड़ में आई, कहाँ ध्यान जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? मैम अभी तो ऐसे बहुत वैसा लग रहा है कि पृथ्वी का बहुत गंदा डायरेक्शन जा रहा है अभी, ह्यूमैनिटी का भी, बिकॉज लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं अभी। तो मैंने जितना रियलाइज़ करा अभी 2 दिनों में, बस इतना ही है। मतलब उसके लिए थोड़ा कभी कभार फील भी होता है कि मतलब बहुत एक होता है कि कुछ मिस्टेक करते हैं तो थोड़ा सा करके वापस आ जाते हैं, और तो चलिए जा रही हूँ उस डायरेक्शन में मिस्टेक्स के। सही बात है, बढ़िया। तो अंकिका फिर मिल के कुछ किया जाए इसके बारे में। देखो इन लोगों ने गोल तो रख दिया है, लेकिन इसको कार्यक्रम कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे। हम ही लोग तो हैं फ्यूचर, हम ही लोग तो हैं प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट हूँ, तुम फ्यूचर हो, है ना? हम लोग मिलके बना लेंगे, ठीक है? चलो रेशा। अभी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कुछ तो सीखा ही नहीं, अभी बहुत बाकी है। ये इंट्रोडक्शन है, तो ये कैसे मेरा माइंडसेट ब्रॉडन कर रहा है। मेरे को किस किस चीज़ों के बारे में वरी करना है वो मेरे को बता रहा है। अवेयरनेस बहुत है, एक्शन नहीं है। तो पर एक्शन पे पहुंचने के लिए भी मेरे को काफ़ी और समझना पड़ेगा। सो अभी दैट्स द गोल राइट नाउ कि आई understand where I stand, what my perspectives are, and then what I can do to contribute, but that's a long way to go. Not so long, है ना? Not so long. तो रेशा अपने को वरी नहीं करना, अपने को ये करना है, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। चिंतन मतलब सही जो है उसको धीरे धीरे सुनना, समझना, उस पर सोचना। जो सही है उसको सोचना चिंतन कहलाता है। समस्या के बारे में जब सोचते हैं उसको चिंता बोलते हैं। अपन लोग चिंतामणि नहीं है, अपन लोग सुखमणि हैं। ठीक है, चलो। यस यस मेरा ये 2 दिन का, हाँ 2 दिन का जो भी ओवरव्यू है, अब मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि अपने समझने की कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने आप को बोलो कि आप ये कर सकते हो, आप समझ सकते हो। द अल्टीमेट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ इट कम्स आउट। अदरवाइज तो आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है और निकलता कुछ और है, तो वो अलाइनमेंट नहीं होगा तो खुद के लिए ही मज़ा नहीं आएगा। मुझे किसी और का पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे में ही मज़ा नहीं आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू गेट इन। बहुत बढ़िया। नीपा मैम, हम लोगों ने खिचड़ी बना के रखी है और उसी को मथे जा रहे हैं। हम उसमें से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
we are trying to find solutions in the problems, whereas we need to come out of it and think from a very different perspective to come out of it and to pull others out of it. तो एम भी वही था जब हमने ज्वाइन किया, एंड आई फील वी आर रीचिंग समवेयर, बट द पाथ सीम्स टू बी रियली लॉन्ग, एंड इट्स लाइक किसी नदी का बहाव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिगिंग उस तरफ चालू हो गया है. यस यस यस, वी जस्ट नीड टू कीप गोइंग, आई गेस. बहुत बढ़िया, वेल सेड वेल सेड. मैं आपकी बात को थोड़ा ऐड करती हूँ. पाथ इज़ नॉट सो लॉन्ग, एक चीज़, क्योंकि मैं इस पथ पे चल रही हूँ, जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ से आपको बता सकती हूँ. पाथ इज़ नॉट सो लॉन्ग एंड वी मस्ट हैव सो मैनी हैंड्स टुगेदर. ये एक ज़रूरत है. हमको निश्चित रूप से जो दिशा चल रही है उसके उल्टे ही खोदना है ना. पूरी धारा को बदलने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? साथ में अगर बहुत सारे हैंड्स हो जाएंगे नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा. तो अब जैसे अपने पास 4 बच्चे हैं, 2 6 लोग है ना. 6 लोग अगर इस बात को ठीक से समझ लेते हैं और समझने के बाद लेट्स से पीपल स्टार्ट में भी राइटिंग आर्टिकल्स या डिलीवरिंग कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज, तो ये 6 से 60 या 600 लोग या 6000 लोग खड़े हो सकते हैं. ये कठिन नहीं है. आदमी आदमी को सुनता है तो ये आराम से हो जाए, आराम से हो जाएगा. जैसे भूमि मैम ने कहा, ये समझ में आ गया कि मुझे समझना, ये बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई है ना. और हमको हमेशा सबके बारे में हमेशा न्याय दृष्टि का मतलब ही है हम हमेशा अखंड समाज में अविभाजित स्वयं को देख रहे हैं, है ना. तो बढ़िया. एक सवाल मेरे मन में आज मैं आ रही थी ऑन द वे आया जी, कि हम बोलते हैं कि हम गलतियों से नहीं सीखते. हम बोलते तो हैं गलतियों से सीखते हैं. हाँ. पर आपने बताया कि गलतियों से नहीं सीखते. अब एक छोटा बच्चा है, उसको हम बोलते हैं आँख को नहीं छू, हाथ जल जाएगा, पर वो गलती करेगा, उसको रियलाइज होगा कि ये गलत था, फिर वो सीख गया. वो अनुकूलता प्रतिकूलता है. हम बहुत सारी प्रतिकूलताएं कहाँ करते हैं, जैसे गाड़ी वाले से कहते हैं ना एसी ऑन करके रखना. वो तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, उसमें सीखना कुछ नहीं है. सीखना है क्या, सोचिए. आर वी लर्निंग? ऐसे ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता है, तो कुत्ता भी करता है. कुत्ते को देखिए कैसे बैठता है, ज़मीन में गड्ढा खोदता है और मिट्टी और पानी मिक्स करके बैठ जाता है वो. तो सब अनुकूलता प्रतिकूलता है. बट वहाँ लर्निंग तो हुई. लर्निंग नहीं है, वो हमारी बॉडी में इनबिल्ट है. अच्छा, बॉडी में इनबिल्ट है. आप समझे, मैंने अभी मुझे लगता है आपको पकड़ आ गया. ये बॉडी में इनबिल्ट है. जैसे गरम हमको अच्छा नहीं लगता ना, तो शरीर को बनाए रखने के लिए हाथ अपने आप आ जाता है इधर. ऐसा है जैसे रिफ्लेक्सेस. हाँ, वो एक ही बार की गलती में सीख जाता है. आप छोटे बच्चे को देखोगे ना, उसको आप मना करते रहो क्योंकि उसको आग अभी समझ में नहीं आई है, तो वो जाके इसे एक्सपीरियंस करता है. ये है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं. तो ये संवेदना ही है. ताप जो है ना संवेदना है एक्चुअली. तो संवेदना उसको समझ में आया कि मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, तो उसके बाद उसको करता नहीं है, वो उसमें नियंत्रित हो जाता है. ऐसा हो जाता है, मतलब उस शरीर और ये हाथ अपने आप दूर भागता है. ऐसा होता है. वो बच्चा भगा नहीं रहा है, समझ के नहीं भगा रहा है. इसमें कोई समझने वाला पार्ट नहीं है, ऑटोमेटिक. इसको क्या बोलते हैं, अच्छी क्रियाएं है ना, अच्छी क्रियाएं है ना, इसको बोलते हैं. हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, या ऑटो. हम सबके साथ भी है ना ऐसा सब चीज़ें हैं. धूप को देखते तो आँख ऐसे अपने आप होने स्कूल में तो जनरली यही बोलते, बच्चों को गलतियाँ करने दो, उसमें से सीखने दो. कहाँ आप उनको रास्ता नहीं दिखाएं, उनको अपना खुद रास्ता खुद बनाने दें. वही तो मैं अभी, आप सोचिए कितना हमको सोचना बाकी है. हम क्या क्या क्योंकि हमने देखो स्वयं को क्या माना, बॉडी. तो रिफ्लेक्स एक्शन से हमने वहीं से लर्न कर लिया कि अगर इसको सीखें ऐसे तो ऐसे ही सब कुछ सीखेंगे. पूरी धरती खोद करके ग्लोबल वार्मिंग हो गया है. यहाँ नंबर 1 नो पॉवर्टी लिखा हुआ है. इनके पास कोई कार्यक्रम है? अच्छा, ये कोई हमसे भिन्न लोग नहीं है, हम ही लोग हैं. हमारे जैसे अच्छे लोगों की संस्था, इनको जाके सहयोग करना है. ये अपने ही तो भाई बंधु हैं, अपने से कोई अलग लोग थोड़ी हैं. तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास, मैंने लिखा था ना, दया क्या है, वस्तु है, पात्रता नहीं है. नहीं, पात्रता है, वस्तु नहीं है. दया कृपा वस्तु है, पात्रता नहीं है. तो पात्रता बढ़ाने के लिए हमको काम करना है. यही तो देव मानव पद है, यही तो काम करना है.
इसको करके हम तृप्त, उसको करके वो तृप्त, उनके पास सारे साधन पड़े हुए हैं, इसको हम करेंगे कैसे, उनको पता ही नहीं करना कैसे, ये है। तो हमने स्वयं को बॉडी माना, रिफ्लेक्स एक्शन को देख करके सीख रहे हैं, और वही हमारी लोकोक्तियों में आ गया है कि कर करके सीखेगा। कर करके कोई नहीं सीखा बाबा, पूरी धरती खोद के खड़े हैं हम लोग। कौन सीखा? संबंधों में कितने बार एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कोई सीखा संबंधों में जीना? हमारे पूर्वजों ने भी संबंधों में गलतियां करी, युद्ध किए, युद्ध से आज तक युद्ध हुए इतने बार, युद्ध से आज तक युद्ध विराम हुआ नहीं हुआ। जितने बड़े युद्ध पहले के समय में होते थे, उससे अधिक बड़े युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सब लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल्स बना ली हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध और फलाना हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो इससे छोटे ही युद्ध रहे होंगे ना। युद्ध किया तो युद्ध से सीखे क्या? आदमी नहीं सीखता भाई। और लड़ाई किसकी है? लड़ाई है स्टोरी की। वो क्या है? कल्पनाशीलता। वो है चैतन्य का भाग। और चैतन्य, अब इसका शरीर हमने मान लीजिए काट दिया, मार दिया, तो उससे चैतन्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके ज्ञान पक्ष में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात आपको बताती हूँ, आदमी जो है बात करने से समझ जाता है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? बैठ करके बातचीत और निष्कर्ष निकालो, यूनिवर्सल निष्कर्ष निकालो। वो नहीं निकल रहे हैं। वो निकाल लें तो बात बन जाए। बैठ के बात करना है कि युद्ध करना है कि तुम हमारी स्टोरी ज़्यादा बढ़िया, तुम्हारी स्टोरी ज़्यादा बढ़िया? नहीं करना है। वो यहाँ से, क्योंकि पहले तो ध्यान ही नहीं जा रहा है ना, उनको लग रहा है हम तो ठीक ही हैं, हम ठीक सोच रहे हैं, ठीक नहीं सोच रहे हैं। ये समस्या है। जैसे जलद ने आज पूछना है तो जीव चेतना से मानव चेतना में कैसे ट्रांसफ़र हुआ जाए, है ना? शिक्षा से ही होंगे। और इसको तो यही तो पूरा अध्ययन है, इसी को तो कह रहे हैं अध्ययन। ठीक है, बढ़िया, अच्छे प्रश्न हैं। तो चिंतन करना है। चिंतन करना मतलब समाधान के प्रकाश में विचार करना, विश्लेषण करना, है ना, तुलन करना। ठीक है, तो चलिए, मैंने इतनी बात रखी। आज मैं थोड़ा रिवाइज़ करते हुए धीमी गति से चलने का प्रयास करूँगी। और उसका कारण इतना कि आप जितना हो पाएगा उतना ठीक, जितना नहीं हो पाएगा उसके लिए फिर आप मुझे अप्रोच करिए। ठीक है, हमारी तरफ से देने का काम जो है, दिशा देने का काम हो गया। अब गति आपके हाथ में है ना। अब अपनी गति के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आदमी सीखता है जिज्ञासा से, गलती से नहीं सीखता है। जिज्ञासा जिसके पास है वो सब सीख लेता है। देखिए कैसे कैसे लोग यूट्यूब, ये वो, पत्रिकाओं से और पता नहीं क्या क्या चीज़ से आदमी सीखता रहता है ना। तो चलिए, मैं कुछ बातें रखती हूँ। मैंने जो अभी तक रखा उसका सार रखने का प्रयास करती हूँ। मैंने आपको बताया, कई सारे शब्दों को मैंने आपके लिए रीडिफाइन किया। ठीक है, तो पहला शब्द है परंपरा, जिसको हम कह रहे हैं ह्यूमन ट्रेडिशन। ह्यूमन मैंने लिख दिया, ह्यूमन ट्रेडिशन। ठीक है, ह्यूमन ट्रेडिशन जो है, इसको ह्यूमेन ट्रेडिशन होना है। ह्यूमेन अभी क्या है? ये इनह्यूमेन। ठीक है, इसको समझाती हूँ, इसको थोड़ा आप ऐसे खोल रही हूँ आपके लिए। इनह्यूमेन का मतलब है अमानवीय, मतलब जीव चेतना वाला। इसको जीव चेतना वाला क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, ये है मानवीय चेतना वाला, मानवीय परंपरा। ह्यूमेन मतलब मानवीय परंपरा। और परंपरा का मतलब मैंने क्या बताया आपको? शिक्षा, एजुकेशन और व्यवस्था। फिर मैंने आपको ये बताया शिक्षा और व्यवस्था क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और व्यवस्था को मैंने क्या बताया? इसमें नीतियाँ रहती हैं, है ना। हमारी अर्थ नीति, धर्म नीति, राज्य नीति, है ना। अर्थ नीति अभी हिंदी में ही लिख दे रही हूँ, इंग्लिश में भी लिखूंगी। धर्म नीति, राज्य नीति। तो धर्म नीति है या शिक्षा नीति है? इसको धर्म नीति ना कहें, शिक्षा नीति कह लें, है ना। धर्म नीति भी कह सकते हैं। तो इसका काम है चीज़ों का सदुपयोग सिखाना। ये हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। और इसका काम है
सुरक्षा, सुरक्षा को सिखाना है। अभी भी राजनीतियाँ यही कर रही, पुलिस, कोर्ट, यही सब तो कर रही हैं, है ना। अर्थनीति मैंने बताया, अर्थ अभी बताया, वेल्थ का मतलब बॉडी, माइंड एंड थिंग्स, ठीक है। तो बॉडी, माइंड एंड थिंग्स हमारे पास आ गया, जिसको हम कह रहे हैं तन, मन और धन। धन मतलब वस्तुएं यहाँ पर, है ना, वस्तु, अर्थ। तो तन, मन और वस्तु का उपार्जन, ये कैसे आएगा, कैसे उसका सदुपयोग होगा और कैसे सुरक्षा होगा। बस आदमी इतना ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है। वो सुरक्षित रहना चाहता है, सदुपयोग चाहता है, इतना ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता भैया। और इसके लिए अगली पीढ़ी को ट्रेन करना चाहता है, इतना ही चाहता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अभी हमारे पास क्या है, ये जीव चेतना और ये मानव चेतना। यहाँ पर हमको जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन होना है। जीव चेतना को मैंने बताया, इसमें क्या है, जीव चेतना में ये प्रधान रहता है, आहार, निद्रा, इसको इंग्लिश में लिखती हूँ थोड़ा, है ना, प्रजनन, तो मतलब फूड, कंफर्ट, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसके अलावा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को बोलो, टेस्ट, स्मेल, टच और विजन, हियरिंग, ओके, ठीक है। ये तो अभी इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है देवराज, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए क्या बनती है, इसमें हमारे लिए इसके ये प्रधान रहता है, ये प्रायोरिटी रहती है। टेस्टी फूड, हम लोग कैसा फूड चाहते हैं, टेस्टी फूड। और जानवरों में जो जीव अवस्था होती है ना, उसमें ये फूड प्रायोरिटी रहती है, टेस्ट लोअर प्रायोरिटी रहती है। ओनली फूड, हाँ, नो टेस्टी फूड, हाँ, नहीं टेस्ट रहता है। बताऊँ कैसे, जैसे गाय होती है ना, तो आप उसके सामने हरी घास और सूखी घास डालो तो वो हरी घास खाएगी, केवल सूखी घास डालोगे तो सूखी घास खा लेती है। हाँ, उसमें क्या रहता है, ये जो है ना निचली प्रायोरिटी रहती है, उसका पेट भरना चाहिए, आहार प्रायोरिटी रहती है। लेकिन जो जीव चेतना में आदमी, उससे तो विकसित है, ये भ्रमित मानव भी, जो इसको बोलते हैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कंफ्यूज्ड कॉन्शियसनेस, है ना। तो इसमें भी एक चीज़ तो इवॉल्व हुई है। वो क्या इवॉल्व हुई है कि ये प्रायोरिटी में रहता है, ये लोअर सेकंड प्रायोरिटी में रहता है। तो हमको चाहिए टेस्टी फूड, ऐसे ऐसे हम चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ बढ़िया। हमारा बेडरूम हो तो उसमें चादर है ना, बिल्कुल वो मैचिंग वॉल और बेडशीट मैचिंग हो, मैचिंग पिलो कवर हो। हम लोग है ना ये सब इससे गाइडेड रहते हैं। केवल ऐसा नहीं हमको कंफर्ट चाहिए, नहीं तो वो उसमें हमने कलर वलर का वैरायटी, कितना वैरायटी करके रखा है। तो हम लोग में ना ये प्रायोरिटी रहती है। इसको विस्तार से सुनेंगे ना जब, तो आपको सब जगह पता चलेगा कि बाप रे बाप हम तो यही कर रहे हैं। ठीक है। सो जीव चेतना में जीव अवस्था के कंपैरिजन में एक चीज़ का शिफ्ट है। वो शिफ्ट क्या है? ये प्रायोरिटी में, ये सेकंड प्रायोरिटी में। अगर खाना अच्छा नहीं बनाए तो फिर हम नहीं खाएंगे, हम बोलते हैं शाम को खा लेंगे, या मैं नहीं खाऊंगी, या ढूंढ के अच्छा टेस्टी वाला खाएंगे, कुछ तो करेंगे, है ना। तो ये रहता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, चूंकि हमारी मानसिकता में यही, हमने अपने आप को क्या पहचाना, हमने अपने आप को पहचाना बॉडी। जीव चेतना का मतलब हमने अपने आप को शरीर पहचान लिया। तो शरीर के हिसाब से सारे संबंध पहचान लिए, शरीर के हिसाब सब कुछ पहचान लिया, और इन्हीं चीज़ों को हमने, जानते हैं क्या बोल दिया? इन्हीं चीज़ों को हमने बोल दिया कल्चर। यही तो कल्चर है। कहते हैं हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारे यहाँ खाना खा लो उसके बाद कांटा और चम्मच ऐसा होना चाहिए, फिर हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या ऐसे करके किसी का अभिवादन करते हैं, कोई लोग ऐसे करके करते हैं, कोई लोग ऐसे करके करते, सब यही सब तो है। बॉडी मूवमेंट को अभिवादन समझ रहे हैं। तो ये सारी जो बॉडी के आधार पे ही ना हमने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना बिहेवियर, अपना व्यवस्था, है ना, व्यवस्था को क्या लिखूं इंग्लिश में?
सिस्टम, ठीक है, सब बॉडी ओरिएंटेड है। अपना एजुकेशन भी किस लिए? फॉर सर्वाइवल, है ना, ताकि बच्चे की रोटी का जुगाड़ हो जाए, और क्या। और रोटी कैसी हो? टेस्टी घी वाली रोटी हो, रोटी में जैम भी लग जाए तो और अच्छा है, केक भी खा ले, यही सब सोच रहे हैं हम लोग। ये है हमारा। तो अभी ये पूरी परंपरा, मतलब पूरी शिक्षा और व्यवस्था इससे ग्रसित है, ठीक। और बाकी तो आपको समझ में आ गया, निकलेगा कैसे? निकलेगा शिक्षा संस्कार पूर्वक, जब हमको क्या समझ में आ जाएगा कि हम शरीर और चेतना का संयुक्त रूप है, उसमें ह्यूमेन ट्रेडिशन। तो ह्यूमेन ट्रेडिशन का मतलब मैंने कल लिखा था ह्यूमेन नेचर, मानवीय स्वभाव। उसमें मैंने लिखा था धीरता, वीरता, उदारता। याद है आपको ये क्या थे? ये जो अखंड समाज मानसिकता है, ह्यूमन रेस एज वन, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता, सार्वभौम व्यवस्था। इसके लिए जिसने मन लगाया उसमें आई धीरता, उसको कह रहे वो धीरता में आ गया। जिसने अपना तन और मन दोनों लगा दिया उसको कह रहे हैं वीर। और उसको जिसने तन मन धन तीनों लगा दिया, तन मन और साधन सब लगा दिया, इसको कह रहे हैं उदार। क्यों? क्योंकि अखंड समाज का मतलब क्या है? ह्यूमन रेस एज वन, इसका ये मतलब है। ह्यूमन रेस, देखिए इसको थोड़ा मैं बोलती हूँ यहाँ पर, ह्यूमन रेस या मानव जाति। अब मानव क्या है? शरीर और चैतन्य, दो चीज़ों का संयुक्त साकार रूप है, ठीक। शरीर के आधार पर क्या है? यहाँ पर वैरायटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन शरीर के फंक्शनैलिटीज़ के आधार पर कोई वैरायटीज़ नहीं है। नीपा मैम, मैंने ठीक कहा? और ये जो शरीर में जो वैरायटीज़ हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल जो इम्पैक्ट्स होते हैं, वो ज्योग्राफिकल जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उनको झेलने के लिए होता है। तो हमारी स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, मतलब यस, तो लाइट को वो क्या करती है? ऑब्जॉर्व कर लेती है। हाँ, इससे स्किन कैंसर नहीं होता, ऐसा यही है ना? ठीक ठीक नॉलेज है ना मेरा। तो शरीर में वैरायटीज़ हैं किस लिए? ज्योग्राफिकल, क्योंकि ज्योग्राफी अलग अलग है, तो ज्योग्राफिकल जो भी अफेक्ट्स हैं उनको झेलने के लिए वैरायटीज़ रहेंगी। लेकिन अगर इवन हम ह्यूमन बॉडी की फंक्शनैलिटी को देखें तो वो सारी की सारी सेम, डिटो सेम, सब में हड्डियों की संख्या बराबर, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, छोटा हो, सब बराबर है ना। हार्ट रेट को देखें वो सब बराबर, ये पूरा फंक्शनैलिटी डिटो सेम टू सेम है, यूनिवर्सल फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो इस आधार पर सबसे पहले तो शरीर में भी वैरायटीज़ का एक पर्पज़ है, तो फंक्शनैलिटीज़ का पर्पज़ है, और ये कैसी हैं? यूनिवर्सल हैं। इसको डिटेल से नीपा मैम समझाएंगी, है ना। और जो चैतन्य है वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल है, पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। इसमें क्या अपेक्षा है? हर बच्चे में, जैसे मैंने कहा था, न्याय की याचना, मतलब सभी के साथ इसको न्याय को समझते हैं। रिलेशनशिप्स सबके साथ पहचाना जाता है, रिलेशनशिप्स विथ ऑल, इसका एक डिज़ायर है, इसको ये पहचानना चाहता है, किसी से बैर विरोध नहीं चाहता, है ना। उसके बाद बैलेंस इन ऑल फोर ऑर्डर्स, ये चाहता है, बैलेंस इन ऑल फोर ऑर्डर्स, ठीक है। और इसके बाद चाहता है ट्रेडिशन ऑफ द सेम, इसकी परंपरा बन जाए, है ना, इसकी लेगेसी आ जाए, परंपरा आ जाए, ठीक है, लेगेसी ऑफ द ट्रूथ, सत्य की परंपरा हो जाए या परंपरा में सही आ जाए, बस यही चाहते हैं हम सारे के सारे, और कुछ नहीं चाहते। अखंड समाज का मैंने बताया वहाँ लिखा नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कोई भूखा ना रहे। क्यों वो रहा पहले भूखा? क्योंकि अभी कहाँ पहचाने अपने को, सब समझदार हो जाएं, और जैसे ही सब समझदार होंगे कोई भूखा नहीं मरेगा, ये समझना पड़ेगा हमको। सबको आहार मिल जाए, सभी को वस्तुएं मिल जाएं, अभी हम इसी को विकास मान रहे हैं।
अरे भैया ये वस्तुएं सबको नहीं मिल रही क्योंकि किसी ने होर्डिंग करके रखा हुआ है। नेचर में तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल ही है। तो इसका मतलब ये जो होर्डिंग का माइंड सेट है ना, इसको बदलना है। तो प्रायोरिटी क्या होगी? चेंजिंग द माइंड सेट्स ऑफ पीपल। माइंड सेट यदि मानसिकता बदलती है, मानसिकता बदलने से अपने आप ये सब, ये तो क्या है ना, लोगों ने डैम बना के रखे ना, होर्ड करके रखा है, इसलिए पानी नहीं बढ़ रहा है भाई आगे, बाकी समस्या है नहीं कहीं। तो होर्डिंग का माइंडसेट से हमको कहाँ पर आना पड़ेगा? रिलेशनशिप ओरिएंटेड माइंडसेट पे। और ये बहुत आसान है, ये बहुत कठिन नहीं है। क्यों आसान है? क्योंकि आपके अंदर इसी की कामना है, केवल हमको समझना है। अच्छा, उसमें क्या है, एक अकेला समझेगा कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ बढ़ा के सब समझेंगे, सारे संबंध पूर्वक जिएंगे, आराम से हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। टेरिटरी को ख़त्म करने की बात है। ये जो जीव चेतना है यहाँ पर क्या है? टेरिटरी है, मेरा तेरा है, टेरिटरी टेरिटरी। यहाँ पर क्या है? टेरिटरी फ्री है। ये मानव जो है ना, अखंड है, अखंड, इसमें खंड नहीं है। जातीय चेतना, नस्लीय चेतना, धार्मिक चेतना, सांप्रदायिक चेतना, ये जो सब हमारे अंदर आ गई है ना, यही सब समस्या का कारण है। बस इसके अलावा कोई समस्या का कारण नहीं है। अस्तित्व में प्रत्येक वस्तु समाधान स्वरूप है। एवरीथिंग इज अ रिजोल्यूशन। स्वयं में समाधान, स्वयं में व्यवस्था, और समग्र व्यवस्था में, इस होल ऑर्डर में एक पार्टिसिपेशन के फॉर्मेट में। मैंने फरवरी में ना एक निबंध लेखन उत्सव कराया था, युद्ध मानव जाति के लिए एक अनावश्यक कार्यक्रम। और आनंद निकेतन शायद इस यहाँ से नहीं होंगे, दूसरे स्कूल से कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। दे रोट वेरी वेल। और फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने सबने बोला भी था, आप उसको सुन सकते हैं वही में। बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था। तो ये जो है ना, ये हमको कराने की ज़रूरत है, इस जनसंवाद को बढ़ाने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट टेरिटोरियल। टेरिटरी जैसे ही बनती है ना, कोई कहता आप इधर आना मत, उसने हमको अपने से खंडित कर दिया, और ये खंडन हमको स्वीकार नहीं है। यही तो है सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, है ना, माता पिता के झगड़े। और हैं क्या ये झगड़े हैं क्या? बस जैसे ही किसी को कोई अपने से अलग करता है, वहीं पीड़ा चालू हो जाती है। अब कल्पना और प्यार क्या है, प्रेम क्या है, किसी के प्रति भाव क्या उमड़ना है, कोई अपनापन से व्यवहार करने लगता है, वही प्रेम है। इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रही हूँ। इस पर विधिवत चिंतन करेंगे तो ये अपने आप प्रकट होता है, अपने आप। ये कठिन नहीं है, इस पर विधिवत क्रमवत इस पे जाना है, बस इतनी सी बात है। जैसे टेबल्स होते हैं ना, टेबल्स पहले बहुत कठिन लगते हैं। मेरे को तो इतना कठिन लगता था, बाप रे बाप, 7 का टेबल, 13 का टेबल, मुझे तो ऐसा लगता था याद होंगे कि नहीं, लेकिन फिर याद हो गए। फिर मैथमेटिक्स आसान हो गई, ज़िंदगी आसान हो गई, ऐसा। ठीक है, ठीक, मेरी बात आप तक पहुंची। तो हम जो काम करना चाह रहे हैं, वो क्या काम करना चाह रहे हैं, या ये काम करना चाह रहे हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, है ना, एजुकेशन ऑफ वैल्यूज़ थ्रू डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। इसको मैं लिखती हूँ, है ना, कैसे लिखूँ, एजुकेशन ऑफ वैल्यूज़, एजुकेशन। और हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? सारी पीड़ा यही तो है। और क्या पीड़ा है हम लोगों की? यही पीड़ा ना, बच्चों में वैल्यूज़ नहीं आ रही, वैल्यूज़ नहीं आ रही, वैल्यूज़ नहीं आ रही। और उस दिन आपको बताया था, क्या बताया था, मैं बच्चों को भी बताती हूँ। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बेटा, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये सब, इसमें जो भी हमको सुख मिलता है, खाना खाया, तृप्ति हुई, मज़ा आया, ये मज़ा जानते हैं कैसा है? टेम्पररी। इसकी एक खासियत है, ये टेम्पररी है, दिस इज़ टेम्पररी इन नेचर। लेकिन जब हम मानव चेतना में हैं ना, तो हम सारे संबंधों को सदा सदा यूनिवर्सली पहचानते हैं। तो यहाँ पर जो मज़ा है ना, ये सुख भी कैसा है जानते हैं? निरंतर। जब याद आएगी मुझे, जैसे मैं नीपा मैम मान लीजिए, आपकी मुझे जब याद आएगी, मुझे आपका मुस्कुराता चेहरा याद आएगा, मुझे आपको याद करके प्रसन्नता ही होगी। इसका डिज़ाइन ऐसा है। तो अभी कितना मज़ेदार हो गया, है ना। तो अब ये है टेम्पररी। और वैल्यूज़ कैसी हैं? वैल्यूज़ का एक खासियत है, वैल्यूज़ हम कैसी चाहते हैं? एटर्नल। ठीक। तो अभी समस्या क्या हो रही है, हम लोग कोई भी टेम्पररी वस्तु किसी को देते हैं,
खाना दे दिया, खिलौने दे दिए, कपड़े दे दिए, जो कुछ भी दे दिया। देते क्या है? टेम्पररी वस्तु, और चाहते क्या है? एटर्नल ग्रैटिट्यूड। वो नहीं निकलेगा। इसको जानते हैं क्या प्रवृत्ति बोलते हैं? कम देना ज़्यादा लेना। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट, लाभोन्माद। ये माइंडसेट नहीं है, ये हिस्टीरिया है, ये उन्माद है एक प्रकार का, और इसमें आदमी चक्कर काटते रहता है, इसको एंग्जाइटी बनी रहती है। इसको फिर कहते हैं ना एहसान फरामोश। एहसान फरामोश नहीं भैया, आपका गणित गलत है। टेम्पररी दे के एटर्नल जो चाह रहे हो ये नहीं होगा। कुछ एटर्नल दोगे तो एटर्नल हो जाएगा। एटर्नल देना है तो एटर्नल जो है वो क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ या ह्यूमेन वैल्यूज़ ये हैं। तो ह्यूमेन वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? ह्यूमेन वैल्यूज़ आती हैं हमारी, हम शिक्षित हो जाएं, जिसको बोल रहे हैं संस्कार। तो एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ या ह्यूमेन वैल्यूज़ थ्रू डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस इतना पास है ना, कई बार स्पेलिंग दिखती नहीं है, क्या लिखते चले जा रहे हैं। एजुकेशन ऑफ ह्यूमेन वैल्यूज़ थ्रू डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। अब ये डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? ह्यूमेन कॉन्शियसनेस। ह्यूमेन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हर एक वस्तु का स्वभाव और धर्म पता होना, जो मैंने कल यहाँ लिखा था। ये कैसे होगा? ये अध्ययन से होगा। हम टीचर्स, हम बच्चे बैठ के अध्ययन कर लें। देखो, इस अध्ययन को करने के लिए 10th 11th 12th ऑनवर्ड्स कोई भी तैयार है। इस बात को कोई भी समझ सकता है। और कैसे ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे? ज़्यादा अच्छे परिणाम हमेशा आते हैं जब परिवार के सर्वाधिक लोग इसको समझने में लग जाते हैं। इससे क्या होता है? परिवार ही क्योंकि आपके जीने की जगह है ना। परिवार में जितने लोग हैं ये सब साथ में जीते हैं। तो आदमी की एक रूपता कहाँ होती है जानते हैं? मानसिकता में। इसको बोलते हैं माइंडसेट 1, माइंडसेट 2, माइंडसेट 3। मान लो घर में इतने लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक जो है वो इधर जी रहा है और एक इधर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर होती है खींचतान। अब खींचतान में निकलता क्या है कि भैया एक आदमी जो है ना बिल्कुल आदर्शवादी विधि से सब कुछ ऐसे आँख में पट्टी बांध के और ऐसे ऐसे चलता है। इसमें पीड़ा तो रहती है। तो सबसे अच्छा इसका डिज़ाइन क्या है? मेरे द्वारा आजमाया गया, इसको कहते हैं क्या, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, ट्रायल एंड टेस्टेड। मैं आपको बता रही हूँ तरीका ये है, परिवार के सभी लोग, सभी नहीं तो सर्वाधिक लोग इस चीज़ का एक साथ अध्ययन करें। इससे क्या होगा? ये सारे MS1 इज इक्वल टू MS2 इज इक्वल टू MS3 इज इक्वल टू MS4 है ना, इज इक्वल टू MS। सबका माइंडसेट क्या हो जाएगा? सेम हो गया। तो अब समस्या ख़त्म। क्यों समस्या ख़त्म? क्योंकि हमको डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बड़ी आसान हो गई। एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, इसको कहते हैं द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। आप पता है नेचर का डिज़ाइन इंडिविजुअल आपको आगे बढ़ाने का है ही नहीं। आप इंडिविजुअली आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप सोचो केवल मैं समझ लूँ, पूरा समझ लूँगा तब देखा जाएगा, ये होएगा ही नहीं, ये नहीं होगा। तो प्रयास मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और आपस में एक दूसरे को ना समझाएं, क्योंकि अभी आपका भी पूरा माइंडसेट नहीं है, ये भी पूरा माइंडसेट नहीं है। तो आप सभी मिल करके ऐसे लोगों से जिनका माइंडसेट थोड़ा डेवलप हो गया उनसे सीखिए। हो गया, सॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म। और आप देखोगे इसके बाद क्या होगा? कन्वर्सेशन बदल जाएगा। कन्वर्सेशन बदलेगा तो डिसीजन बदल जाएगा। कन्वर्सेशन के बिना डिसीजन नहीं बदलते आदमी में। अभी मैंने यही बोला ना, बैठ करके कन्वर्सेशन ही तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो युद्ध कर रहे हैं। अरे भैया एक टेबल पे बैठ जाओ, कन्वर्सेशन कर लो, डिसीजन ले करके आओ, वो नहीं करना है। लिए अपने अपने मिसाइल है ना, सब लोग तैयार हैं, रहो तैयार, क्या करेंगे फिर? मरेंगे सारे के सारे लोग। जिनका कंसेंट है वो भी मरेंगे, जिनका कंसेंट नहीं है वो भी मरेंगे। ज़्यादा लोग वही मरेंगे जिनका कंसेंट नहीं है। ये अमानवीयता है। बात समझ में आ रही है अंकिका? तो दैट्स वाई ये बढ़िया बात है कि अगर आप अपनी मम्मी से शेयर कर रहे हैं, आपके मम्मी जो है आपके कलीग से शेयर कर रहे हैं, तो इस साथ में अगर हम बैठ करके कोई परिवार, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कोई परिवार ही होता है, कोई स्कूल एक परिवार ही होता है। यहाँ परिवार ही है ना, 8 घंटा 10 घंटा आप लोग एक परिवार स्वरूप में। कल्पना कीजिए सबकी मानसिकता में हम यहाँ से निकल के इधर की तरफ बढ़ें,
तो ये कितना बढ़िया हो जाएगा। और मानव चेतना का मतलब धीरता, वीरता, उदारता, ह्यूमन रेस एज वन, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। लोग एक दूसरे को कैसे, आप हमसे अलग हैं, मैं तुमसे कैसे विशेष हूँ, ये सब अगर बंद हो जाए तो आपका 90% डिप्रेशन, एग्जाइटी वैसे ही समाप्त हो गया। नो कंपैरिजन बेस्ड ऑन बॉडी, समाप्त। अब सारे लोग इसी कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं। कितना अच्छा हो गया। देवराज, बात पकड़ में आ रही है? अंकिका, बात पकड़ में आ रही है? सो दिस इज़ वेरी ईजी अगर इसको हम समझने के क्रम में परिवार को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो। नहीं तो क्या होगा ना, आप कुछ बात करोगे एंड व्हेन यू विल बी टॉकिंग रैंडमली दे विल बी लाइक पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये क्या बात कर रहा है। क्योंकि इस पूरी बात को बैठ करके विधिवत सुनना पड़ता है। आप एकदम से एक लॉजिक दोगे जाके, किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। एक लॉजिक देने वाला डिज़ाइन ये है नहीं, है ना? ठीक है, तो मेरी बात पकड़ में आई। तो मैंने जो कुछ भी पहले दिन बोला था आपसे उसको यहाँ पर समराइज़ किया है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? तो हमको इतना ही काम करना है कि शिक्षा, तो शिक्षा किसकी? अपनी शिक्षा, लेकिन कैसे? साथ साथ। अपनी का मतलब केवल मैं नहीं है, अपनी का मतलब मेरे फैमिली के अविभाज्यता। अविभाज्यता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, है ना? हाँ, यस, इनसेपरेबल टू द फैमिली, यस, इनसेपरेबल, है ना? तो हम जैसे कोई मानव है ना, तो हम कभी भी हैं तो हमेशा परंपरा की अविभाज्यता में ही हैं। इस ह्यूमन ट्रेडिशन में ही कहीं आप किसी जगह पर पाए जाएंगे। कहाँ होंगे आप, है ना? जो खा रहे हो, कहाँ से दाल आपको बताई थी ना, दाल चावल, वो दाल जो खा रहे हो भाई, वो आज पूछते हैं आपकी लगी उस दाल को लेके आने में, चावल को लेके आने में। दाल, चावल, घी, जो कुछ भी खा रहे हो, कपड़ा जो पहन रहे हो, जो चश्मा लगा रहे हो, सब कुछ आप जो हैं वो किसी पूरी परंपरा के विभाज्यता में। तो समझना इसी तरीके से कम परिवार और जिस संस्था में आप हैं वहाँ पर इस चीज़ को अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे आपका सुख बढ़ेगा। आपका सुख भी बढ़ता है और पता है सम्मान भी बढ़ता है। मैंने ऐसा पाया है। ठीक है, क्यों बढ़ता है सम्मान? सम्मान मतलब सम्यक मूल्यांकन। सम्मान मतलब, ये सब हम कभी अगली बार करेंगे, पर मुंह में आ गया तो मैं बोलती हूँ। मूल्यांकन मतलब होता है तृप्ति। मूल्यांकन मतलब तृप्ति। अगर नंबर कम है, 100 में 100 आए तभी तृप्ति है, 100 में अगर 99 है तो तृप्ति तो नहीं है भैया। आदमी का डिज़ाइन है ये। क्या डिज़ाइन है? मूल्यांकन का। मूल्यांकन मतलब तृप्ति में क्या कमी रहेगी उसको कमी दिखाई पड़ती रहती है। जिस बच्चे के 100 में से, भाई हमारे तो आते थे 100 में से 98 भी आते, तो मैं देखती थी 2 नंबर कहाँ कट गए। ये डिज़ाइन है भाई, आप इसको किसी से अलग नहीं कर सकते हो। हर आदमी, चूंकि उसको कहाँ तक पहुँचना है? तृप्ति बिंदु तक पहुँचना है, लक्ष्य है उसका कोई, तो वो वही 2 नंबर देखता है जहाँ उसकी कमी रह गई है। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कमियां मत देखो। भैया डिज़ाइन तुम्हारा कमियां ही देखने का है। तो क्या है, सही को सही के प्रकाश में क्या होता है, इस कमी को पूरा कैसे करना है ये दिख जाता है। केवल कमियां देखो, सही तुमको पता नहीं करना कैसे है, तो फिर वो क्या है ना, वो पीड़ा हो जाती है। लेकिन सही का प्रकाश आ गया, अब कमी दिखे, ओह अच्छा ये करना था, अगली बार वो नहीं होगा। इट हैज टू बी डन बाय माई सेल्फ। कोई और करेगा तो फिर वो नहीं, कोई भी, हम भी जैसे आपके अंदर भी है ना, जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा तो आपने क्या किया, अपना आपको दिखा ना, ये वाली बात मुझे क्लियर नहीं है, आपने कम्युनिकेट किया, मुझे जैसा लगा ये आपको भी क्लियर नहीं है, तो मेरे पास यदि क्लैरिटी है तो मैं क्या करूँगी, आपको क्लैरिटी दे दूँगी, उससे आपको तृप्ति हो जाएगी। ये जो तृप्ति है ना, जो हम दोनों के बीच में, जिसको हम कह रहे हैं उभय तृप्ति, मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति बराबर न्याय, ये है ना बहुत पीसफुल लगता है। मूल्यांकन का मतलब ही तृप्ति है मानव की डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन, कम नंबर नहीं है, पूरे नंबर हैं। पूरा नंबर आया तो मूल्यांकन हुआ, और नहीं तो फिर उसमें अतृप्ति बनी रहेगी। इसीलिए हम लोग किसी का मूल्यांकन करते हैं तो देखिए ना, कमी का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हमको वही ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़, आदमी को क्या है ना, अपेक्षा में जी रहा है। अभी वो क्षमता में नहीं जी रहा है, कहाँ जी रहा है, अपेक्षा में। ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। क्षमता कोई बड़ी बात है, हमको ये उपलब्ध, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जानते हैं, छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे एक टीचर होता है ना, वो ना परेशानी नहीं होता, बच्चा
वो बच्चे को ए फॉर एप्पल, छोटे बच्चों को आप देखिए ए ही बनाते हैं, एक बिंदु इधर रखेंगे, एक उधर रखेंगे, इधर रखेंगे, उधर लाइन खींचेगा, उधर लाइन खींचेगा, और टीचर है ना सारे बच्चों को यही कराती रहेगी। आप उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नहीं देखेंगे क्योंकि उसको ए बनाना आता है। टीचर में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं उठता है ना। एक सामान्य टीचर की मैं बात करूँ, कहीं घर से झगड़ा करके आई हो और ऐसा मैं बात नहीं, हाँ वो फ्रस्ट्रेशन नहीं, लेकिन एक सामान्य रूप से तो बच्चे को कुछ समस्या आ रही तो वो आएगा, टीचर परेशान नहीं होती समस्या देख के। टीचर के लिए तो अवसर है किसको, उसमें जो समाधान है उसको प्रमाणित करने के लिए। तो समस्या जो है ना, समस्या तो है लेकिन समाधानित के लिए क्या है, अवसर। किसके लिए, प्रमाणित होने का। वो प्रमाणित हो जाता है, अरे मैम आपने बहुत अच्छे समझा दिया, ये है। और समस्या दूसरे के लिए जो समाधानित नहीं है या भ्रमित कह लें या कंफ्यूज है खुद ही, उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, पीड़ा हो जाती है। फिर क्या निकलता है, छल कपट दंभ पाखंड। बेटा इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, या फिर बाद में बताएंगे। कुछ भी हमको करना पड़ता है। हाँ कुछ भी यहाँ पर हम अटके रहते हैं। हम बच्चों को ना एक्चुअली हम अगली पीढ़ी को ना बहुत भला बुरा बोलते हैं। भला तो नहीं बोलते, बुरा ही बुरा बेचारों को बोलते हैं। हाँ बट ये बेचारे तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाह रहे हैं, है ना। हम इनको गलत ही ओरिएंट कर दे रहे हैं। ये तो ठीक चाह रहे थे। वो 2.5 साल के बच्चे को लेके आए स्कूल में और धीरे धीरे उसमें शरीर चेतना को इतना प्रगाढ़ कर दिया है कि बात मत पूछिए। उस बच्चे में ना, मैं अभी देख रही थी, जो बच्चों के टॉयज़ के रंग होते हैं ना, इतने ब्राइट रंग होते हैं, है ना, कि बच्चा जो है ना वो बहुत नेचुरल चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता। नेचुरल कलर्स इतने ब्राइट नहीं होते। उसका विजन भी है ना, मतलब हम बहुत इसको आप लोग और अच्छे से जानते होंगे, इतना डोपामीन हिट उस बच्चे को मिलता है कि बच्चा नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। उसके बाद एंग्शियस ही रहता है। बच्चे बहुत एंग्शियस हो गए हैं आजकल, है ना। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब समझ लीजिए, ये परंपरा में समीक्षाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि सही बन करके और इसकी आवर्तनशीलता, मतलब इसकी परंपरा स्थापित नहीं हो जाएगी। ये आदमी का डिज़ाइन है। वो मूल्यांकन करेगा और जो कमी है उसको बताएगा। उसको बताने का आशय उससे ये नहीं है कि मतलब किसी को नीचा दिखाना। मूल्यांकन का मतलब मैं जो समझती हूँ आज की तारीख में तृप्ति की अपेक्षा, इसी अर्थ में आदमी बोल देता है। लेकिन होना क्या चाहिए, मूल्यांकन का मतलब तृप्ति है। वो तृप्ति बिंदु तक पहुँचने के लिए है। अभी केवल अपेक्षा ही अपेक्षा बोले जा रहे हो, आपके पास समाधान तो कोई है नहीं। जैसे ये लिखा है ना गोल, ये गोल क्या है, अपेक्षा। ये अपेक्षा है, पूरा तो हो नहीं रहा है, होने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, तो ये अपेक्षा ही है, बस अपेक्षा ही रह जाएगी। आप देखिएगा कितने सालों से यही सब लिए घूम रहे हैं, यही गोल्स चले जा रहे हैं, वो गोल्स पूरे ही नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आई। अब अपने पास कुछ तरीका है, तो तरीका की जगह ये है। ठीक है, ओके, ब्रेक लेते हैं।